तो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है विद्यासारथी यूट्यूब चैनल में। और आज जो है सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का क्लास है। मैं कल क्लास नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए, आज फिर से क्लास है और आप सभी को मैंने ग्रुप में बता दिया था कि आप सभी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो पूरा जितना भी क्वेश्चन आएगा सब एनसीईआरटी से ही आएगा। जितना भी होगा सब एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होगा। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास के एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनसीईआरटी साइंस ही यहाँ आपका पूछा जाएगा। जिस क्लास में है उसी क्लास से पूछा जाएगा। आपका करंट क्लास ही होगा, करंट क्लास हो। तो आप सभी एनसीईआरटी साइंस का बुक अपने क्लास का पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उसी पर जो है सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का जो है क्वेश्चन आएगा। और आप सभी को पता ही होगा कि ये जो इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुका है, इसको लेकर मैंने वीडियो बना दिया था। तो उसमें जो मैंने बता दिया था कि जो है रजिस्ट्रेशन वो अब क्लोज़ हो चुका है, और अब जो है 21 नवंबर को एडमिट कार्ड आएगा। 21 नवंबर को अब एडमिट कार्ड आएगा, और उसके बाद 30 दिसंबर और 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम डेट है, और दूसरा एग्ज़ाम डेट 5 और 6 दिसंबर को है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं, ये 4 दिन एग्ज़ाम है, तो 4 दिन नहीं, आपको एक ही दिन जाना है। 1 डे आपको बस एग्ज़ाम देने जाना है। किसी भी एक दिन आपका एक एग्ज़ाम होगा, एक बार जाना है, एग्ज़ाम दे के चल आना है। इसका रिज़ल्ट जो आएगा ना, तो वो जनवरी तक आएगा। इसको लेकर मैं एक डिटेलेड वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल आज क्लास करते हैं अभी, क्योंकि अभी पढ़ना ज़रूरी है। अब बाद में बाकी सब देखते रहेंगे रिज़ल्ट के बारे में। देखिए, पहला आपका सवाल है आज का। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है अनाज, दूसरा ऑप्शन है फसल, कृषि, खेती। तो क्या बोलते हैं उसे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा फसल, ऑप्शन बी। जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उन्हें फसल कहते हैं। किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है फलीदार फसल, रेशेदार फसल, अनाज फसल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस तरह के फसल में जो है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है उनकी जड़ों में? तो देखिए, फलीदार फसल के जो जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, यहाँ पे फलीदार की जगह आपसे दे देगा दाल वाला फसल भी दे देगा, दलहनी भी दे सकता है इसके जगह, दलहनी भी दे सकता है। इंग्लिश वाला नाम भी इसका दे सकता है, तो इंग्लिश वाला नाम है इसका लेग्जूमिनस नाम है इसका। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको लेग्जूमिनस क्रॉप। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? तो दाल, फल, शहद, चावल, इन चारों में कौन सा है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? तो हमें शहद की प्राप्ति, ऑप्शन सी सही होगा। शहद की प्राप्ति मधुमक्खी से होता है, यानी कि जंतु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? तो इसको मैंने पिछले क्लास में बताया था। किस किस फसल में की जाती है? तो वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु। तो इसकी जो खेती की जाती है ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें इसको ग्रीष्म ऋतु में ही रोपा जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ही काट लिया जाता है। रेशेदार फसल का उदाहरण है सूर्यमुखी, चना, गेहूँ, कपास। रेशेदार फसल इन चारों में से कौन है? तो देखिए, कपास एक रेशेदार फसल है जिनसे हमें रेशे की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और कौन है? तो जूट भी है एक, इसको भी याद रखिएगा, जूट। रबी फसल का उदाहरण है, रबी फसल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूँ। कौन है इसमें? रबी फसल का उदाहरण गेहूँ है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोला मतलब ढीला होता है, ढीला, ढीला करना। तो कटाई, निराई, जुताई, सिंचाई। तो मिट्टी को उलटने पुलटने और ढीला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा।
फसल चक्रण पद्धति में मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्रण जब करते हैं तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, उर्वरता घटती है, उर्वरता अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, हम इस वीडियो में जो है 25 क्वेश्चंस को देखेंगे, सिर्फ 25 क्वेश्चंस को आज देखेंगे। अभी जो है अब फिर शाम 8 बजे को नेक्स्ट क्लास होगा, तो आप सभी नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा। ओके, नेक्स्ट लाइव क्लास होगा आपका शाम 8 बजे। तो 8 बजे आज ही होगा आपका, 8 PM में आज क्लास है, तो आप सभी जुड़िएगा। उसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी आपका 25 क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। देखिए, फसल चक्रण से मिट्टी पर जो है, मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम उसमें खाद उर्वरक डालते हैं, उस खेत को परिरहित छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं, और नहीं तो फसल चक्रण का इस्तेमाल करते हैं। यही 3 तरीके होते हैं, तो उसमें से एक है फसल चक्रण, यानी कि उर्वरता बढ़ती है। ऑप्शन ए सही होगा। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है भंडारण, निराई, थ्रेसिंग, कटाई। तो देखिए, भंडारण में हम क्या करते हैं, सब जब अनाज तैयार हो जाता है, अलग हो जाता है, तो सब हम उसको स्टोर करते हैं। निराई में क्या करते हैं, तो हम खेतों से खरपतवार निकालते हैं। थ्रेसिंग बाद में देखेंगे। कटाई में क्या होता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो खेत में तो उसे काटते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थ्रेसिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी, थ्रेसिंग। निम्न में कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? तो पहले समझिएगा कि खरपतवार होता क्या है। तो जब हम फसल उगाते हैं तो उसके बीच में देखते हैं कि घास फूस उग जाता है, मतलब अवांछित पौधे होते हैं, तो वही अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। और इन्हीं खरपतवार को खेतों से हटाने की प्रक्रिया को जो है निराई कहते हैं, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में था। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, तो गाजर, गाजर घास, तीसी, जूट, तो इसमें से कौन सा जो है खरपतवार है? तो देखिए, गाजर घास यह एक खरपतवार है। गाजर और गाजर घास यहाँ पे दिए हैं हम, क्योंकि ताकि आप सभी समझ सके कि गाजर अलग है, गाजर घास अलग है। यह एक आम खरपतवार है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके अलावा भी जो खरपतवार है, खुट्टी पुट्टी, ऑक्जैलिस है, आर्जीमोन है, ये सारे हैं, कंटेला, ये सभी और अन्य खरपतवार हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव, तो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस। तो देखिए, लैक्टोबैसिलस जो है ना, ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसका देखिए, आपको एग्जाम में इसमें हो सकता है दो नाम दे दे, एक दे दे लैक्टोबैसिलस, इसके साथ दे दे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दोनों, उसके साथ एक और आंसर दे देगा उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों टिक मारिएगा, क्योंकि इसका पूरा नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। तो सभी को पता होगा कि मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। और किस मच्छर के काटने से होता है? तो सभी बोलते हैं कि मादा एनाफिलीज। सिर्फ मादा एनाफिलीज से नहीं होता, साधारण मक्खी, मादा एनाफ्लीज होता है ना, मादा एनाफ्लीज। तो मादा एनाफ्लीज में क्या होता है कि उसके अंदर यह होता है, ये क्या बोलते हैं, मलेरिया इसके अंदर होता है। ये गया एक आदमी को काट लिया, यहाँ पे एक ये आदमी है, इसको काट लेता है। इसके बाद एक नॉर्मल मच्छर आता है, इसको काट लिया, तो इसके अंदर, इस मच्छर के अंदर भी मलेरिया का जो चला गया है, मलेरिया के जो प्रोटोजोआ हैं वो चले गए, और फिर यह जाके किसी और को काटता है तो उसके अंदर भी चला जाता है। इस तरह मलेरिया फैलता है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो पहला प्रतिजैविक जो खोजा गया था वो कौन सा था? तो आपका पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो ये चारों जो है ना प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक है। तो इसमें सबसे पहले जो है पेनिसिलिन को खोजा गया था। उसके बाद ये तीनों, इन तीनों का भी नाम आप याद रखिएगा कि ये भी एंटीबायोटिक हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में एंटीबायोटिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो आपके ऑप्शंस हैं एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। ऑप्शन डी सही होगा इसका।
पैकेट बंद दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो पैकेट बंद दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? किण्वन, पाश्चुरीकरण, भंडारण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो उसको करने के लिए क्या किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण किया जाता है। इसमें एक और बात नोट करिएगा कि दूध का पाश्चुरीकरण का कितने तापमान पर होता है? दूध का पाश्चुरीकरण तो कितने तापमान पर होता है? तो नोट करिएगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके ऑप्शन में 60 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस दोनों दे दिया रहा है तो 60 डिग्री सेल्सियस को टिक मारिएगा। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ के उपयोग से रस्सी बनाई जाती है? तो किस पदार्थ के उपयोग से रस्सी बनाई जाती है? जल्दी से बताइएगा। तो उस पदार्थ का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नाइलॉन। तो देखिए हम लोग नाइलॉन से जो है पैराशूट बनाते हैं और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाते हैं। एक इसका तो ऑप्शन डी सही होगा। और नाइलॉन का मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्पात का तार, इस्पात मतलब क्या होता है? स्टील का तार होता है ना। तो इस्पात जो होता है, इस्पात से मजबूत क्या होता है? तो इस्पात से मजबूत नाइलॉन का तार होता है। ये बात आप याद रखिएगा। इस्पात के तार से मजबूत एक नाइलॉन का तार होता है। बहुत हैरान करने देने वाली बात है। जबकि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो पॉलिस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक, नाइलॉन। कौन सा है? तो सेलुलोज जो है एक प्राकृतिक बहुलक है जो कार्बोहाइड्रेट के इसमें जो बहुल होते हैं, मतलब वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। निम्न में कौन सा किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? तो इन चार ऑप्शन में किसमें सेलुलोज की प्रधानता होगी? आपके ऑप्शन से कागज, रबर, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं। तो कागज में जो है सेलुलोज की प्रधानता होती है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जो जितने भी पदार्थ हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशे अपघटक। तो उन्हें देखिए जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। वे सारे पदार्थ जो कि जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहता है। अब जैव अनिम्नीकरणीय भी समझ लीजिए लगे हाथों कि वे सारे पदार्थ जो कि जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय। और देखिए संश्लेषित रेशे तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं नहीं है, फिर भी बता ही देता हूँ। इसमें मानव द्वारा बनाए गए रेशे संश्लेषित रेशे होते हैं। और अपघटक, ये जो जीवाणु होते हैं जो कि अपघटित करते हैं, तो ये जीवाणु ही अपघटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं में किस गुण के कारण उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आप देखते होंगे कि जब में लोहा का पतला पतला प्लेट आता है तो उन्हें जो मोटा लोहा को पीट कर वो पतला प्लेट बनाया जाता है, तो किस उसमें कुछ गुण होता होगा, वह किस गुण के कारण पीट कर उसे पतला प्लेट में बना दिया जाता है? आपके ऑप्शन से तन्यता, आघातवर्ध्यता, कठोरता, धात्विक चमक। तो वह जो उसका गुण है ना उसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। आघातवर्ध्यता भी बोलते हैं, आघातवर्धनीयता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो आप जानते ही होंगे कि जो है तांबा, एल्युमिनियम, इन सब का जो है तार बनाया जाता है। तो आपके घरों में इस्तेमाल भी होता होगा तांबा और एल्युमिनियम का तार। तो किस गुण के कारण उसका जो है तार खींचा गया? तो उसका तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता, धात्विक चमक। इन चारों में से कौन सा गुण है उसका? तो तन्यता गुण के कारण। एक और बात आप सभी नोट करिएगा कि 2 ग्राम, नोट करिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है यह, 2 ग्राम सोना है, 2 ग्राम सोना है, सॉरी 2 ग्राम सोना नहीं, इससे ज़्यादा तांबा का होता है, माफ़ करिएगा। 2 ग्राम तांबा है। अगर आप 2 ग्राम तांबा लेते हैं तो इससे 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। 2 ग्राम तांबे से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो आप तन्यता का हिसाब लगा सकते हैं कि कितना तन्य है तांबा। सर्वाधिक तन्य है तांबा।
सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोना। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो देखिए पोटेशियम सबसे सक्रिय धातु है, उसके बाद सोडियम दूसरे नंबर पे, ये पहला है, यह दूसरा है, और ये तो करता ही नहीं है, ये सक्रिय है ही नहीं। एक अधातु जिसमें चमक होती है, मतलब आप सभी को पता होगा कि धातुओं में धातु ही चमक पाई जाती है, तो एक अधातु भी है जिसमें जो चमक पाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस है सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। तो आप सभी कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, ज़रा कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर हम देंगे आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आंसर बता ही देते। तो आयोडीन में जो है चमक पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है सोडियम, सीजियम, गैलियम, पारा। तो पारा ऑप्शन डी सही होगा। यही जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको बोलते हैं Hg, इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम है मर्क्यूरी। Hg इसका सिंबल है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, मतलब सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो कि वाहनों के लिए होता है वो क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। यह जो है सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। आप सभी आजकल देखते होंगे कि सीएनजी ऑटो खूब चल रहा है आजकल, सीएनजी कार्स भी आ चुकी हैं, सीएनजी ट्रक्स भी आ चुके हैं। तो चलिए आज के अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी शाम के क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। शाम का क्लास कब से होगा? तो 8 PM में होगा, 8 बजे शाम में क्लास है आप सभी का। तो जुड़ना मत भूलिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्लास आपका जो है इसके बाद कल होगा, तो इस क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और एक और ज़रूरी बात है आप सभी के लिए कि देखिए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आप सभी को चैट करने के लिए जो है छूट दी है। तो देखिए कोई वगैरह अगर आपसे कहता है कि मेरे ग्रुप में आ जाओ, इस यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, तो वो सब मत करिएगा, वे सभी फ्रॉड होते हैं। वे सभी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आपसे पैसा ले लेंगे, आपको जो है नोट्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आपको नोट्स के नाम पे ले लेंगे, क्लास के नाम पे ले लेंगे, पर आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अगर कोई करता है तो उसको रिपोर्ट करिए और तुरंत मुझे मैसेज करिए, मैं तुरंत उसे बैन करूँगा और उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करूँगा। तो आप सभी सावधान रहिएगा। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। आप सभी सावधान रहिए और सभी को बताते रहिए।